चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी क्लास 11 के भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाले पुस्तक के इकाई 3 देखेंगे। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां कौन सी हैं इसके बारे में देखेंगे। और आज भारत की चुनौतियों में जैसे निर्धनता, ग्रामीण भारत का विकास तथा आधारित संरचना का निर्माण प्रमुख है। और हम 100 करोड़ लोगों की शक्ति से संपन्न राष्ट्र है तथा मानव पूंजी हमारी एक बड़ी संपत्ति है। और इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश आवश्यक है। और हमें रोजगार के स्वरूप को समझने एवं इसकी देश में और अधिक रोजगार के अवसर के सृजन की भी जरूरत है। हम विकास के निहितार्थ को भी अपने पर्यावरण और धारणीय विकास की मांग के संदर्भ में देखेंगे। और इन मुद्दों को सुलझाने के क्रम में सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक आकलन किए जाने की भी जरूरत है, जिस पर इस इकाई में अलग से भी चर्चा की गई है। और चैप्टर 4 है, चैप्टर के नाम है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। मानव पूंजी के निर्माण वाले इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। फिर मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे और भारत को शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो एक विद्वान है जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा था कि शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय को सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो और इसमें निवेश मात्र ही लोगों को उससे अधिक आवश्यक उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा जितने कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते थे। और इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो पाती है जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते हैं। परिचय देखें पुस्तक की, तो जैसे मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों का विचार करें। और ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएं ही है जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं। और मनुष्य ने यह शीघ्र ही जान लिया है कि हमें कार्यों को कुशलता पूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम में कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होती है और इसी कारण से पहला दूसरे की अपेक्षा अधिक आय सृजन कर पाता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रमशः अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं होता है बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान भी लाभ होते हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव भी प्रदान करता है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य भी बनाता है और व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ का भी प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को भी बढ़ावा देता है। शिक्षा और शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नए प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकताओं पर बल देता है क्योंकि यह विकास प्रक्रियाओं को भी तेज करती है। देखते हैं मानव पूंजी क्या है। तो जिस प्रकार एक देश अपने भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तन कर सकता है, जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों में जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तन कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता और डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में भी परिवर्तन कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत होती है जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हों और प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने योग्य हो। दूसरे शब्दों में हमें यह मानव जैसी पूंजी जैसे कि नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होती है। आइए इन प्रश्नों के आधार पर यानी माध्यमों से हम मानव पूंजी के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है। दूसरा है क्या किसी देश से कोई आर्थिक समृद्धि और वहां की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है। तीसरा है कि क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है। और चौथा है भारत में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिकाएं हो सकती है। तो देखते हैं मानव पूंजी के स्रोत के बारे में। तो शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत होते हैं। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार खर्च किए जाते हैं जैसे कि
कंपनियां निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती है। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। और किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति कर सकता है या एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। चिकित्सीय सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख हो जाता है और इसकी उत्पादकता में भी कमी आती है। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान यानी टीकाकरण, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान यानी बीमारी के क्रम में उसकी चिकित्सा, तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान यानी स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार, और इनके साथ साथ स्वच्छ पेय जल का भी प्रावधान आदि पर खर्च होने वाली राशि स्वास्थ्य के व्यय के विभिन्न रूप होते हैं। और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वास्थ्य श्रम बल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। फर्में अपने कर्मचारियों के कार्य स्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती है और इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे फर्म के अपने कार्य स्थान पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखाया जा सकता है। दूसरे कर्मचारियों को किसी अन्य स्थान या संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। और दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती है और इसी कारण से फर्म इस बात पर बल देती है कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास ही कार्य करें। अब इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। और कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है। और ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होता है। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवासन या पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवासन मुख्यतः गाँवों में बेरोजगारी के कारण ही होता है। और तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमानों की अपेक्षा से दूसरे देशों में चले जाते हैं। प्रवासनों के दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के स्थान पर एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती है। और किंतु नए स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अतः प्रवासन पर व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत होता है। व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है और फिर क्या शैक्षणिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही है और कैसे लागत पर। और यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। और इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। और भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूपताएं तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएं भी है। जैसे यहाँ बॉक्स में दिया गया है कि भौतिक और मानव पूंजी के बारे में, जैसे दोनों ही प्रकार की पूंजी सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होते हैं। और भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है और इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का भी ज्ञान होता है और इन गणनाओं के बाद ही वह अपना विवेक आधारित निवेश करता है। भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाएगा या नहीं। अब बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं। उनके समकक्षी शिक्षाविद और समाज उच्चतर स्तर जैसे कि महाविद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय हो, उन पर मानव पूंजी में निवेश से संबंधित निर्णय को भी प्रभावित करते हैं। फिर भी इस स्तर पर मानव पूंजी निर्माण विद्यालय स्तर पर मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। अंशतः मानव पूंजी को धारण करने वाले सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। आप जानते हैं कि बस जैसे भौतिक पूंजी के स्वामी को सदैव वहां उपस्थित नहीं रहना होता है जहां वह बस यात्रियों या सामान के परिवहन में प्रयुक्त हो, किंतु उस
वाहन को चलाने के ज्ञान से संपन्न चालक को वहां उसके साथ रहना पड़ता है। भौतिक पूंजी किसी भी अन्य वस्तु की भांति दृश्य होती है और उससे किसी भी वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है, जबकि मानव पूंजी अदृश्य होती है और यह धारक के शरीर और मस्तिष्क के रची बची होती है, उनके मस्तिष्क में, और उसके बाद बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल उसका सेवाओं की बिक्री की जा सकती है। इसलिए मानव पूंजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होता है और भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से पृथक नहीं किया जा सकता। और भौतिक पूंजी उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, किंतु मानव पूंजी का स्वामी से पृथकीकरण संभव नहीं है। यानी मानव पूंजी जो है उसके स्वामी से, जिसके पास ये मानव पूंजी है, ज्ञान कौशल जो है, उनसे पृथक नहीं किया जा सकता। दोनों प्रकार की पूंजियों में उनके स्थानों की गतिशीलता के आधार पर अंतर होते हैं। प्रायः कुछ कृत्रिम अपवादों को छोड़ भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है, किंतु मानव पूंजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं है और इससे के मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊंची बाधाएं भी आ जाती है। अतः भौतिक पूंजी का निर्माण तो आयात के सहारे भी हो जाता है, किंतु मानवीय पूंजी की रचना तो समाज तथा अर्थव्यवस्था की अंतर्भूत विशेषताओं के अनुरूप सुविचारित नीति निर्धारण संबंधित निर्णयों तथा सरकार और व्यक्तिगत व्यय के आधार पर होती है। समय के साथ साथ दोनों ही प्रकार की पूंजियों में मूल्यह्रास होता है। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिकी परिवहन से उसे पुराना घोषित कर दिया जाता है। मानव पूंजी में आयु के अनुसार कुछ हास्य आता है, किंतु शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर निवेश में उस हास्य का काफी सीमा तक निराकरण हो सकता है। यह निवेश मानव पूंजी को प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का सामना करने योग्य भी बना देते हैं, किंतु भौतिक पूंजी में किसी भी प्रकार से प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सामना करने की क्षमता नहीं आ पाती है और मानव पूंजी द्वारा सृजित हित लाभ के प्रवाह का स्वरूप भी भौतिक पूंजी से अलग होता है। मानव पूंजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं वरन सारा समाज लाभान्वित होता है। इसे एक बाह्य हित इसे एक बाह्य हित लाभ भी कहा जा सकता है और एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावभूत भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान देता है और एक स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर तथा आसपास में सफाई और आदि के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोक और उन्हें महामारियों के रूप में धारण करने से भी रोकता है। और मानवीय पूंजी से व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक हित लाभों का भी सृजन होता है, किंतु भौतिक पूंजी तो प्रायः निजी लाभ को ही जन्म देती है। पूंजीगत पदार्थों के लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो इनके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं को कीमत चुका पाते हैं। उसके बाद मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बारे में देखें तो राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किसी कारखाने के कर्मचारी की या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ की होती है। हम जानते ही हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है और इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा और एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है और इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, पोषण आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति के उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि यह साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है और इसका कारण मापन की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी और अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप में व्यक्त नहीं कर पाता और इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दर आदि के से देश की जनसंख्या के वास्तविक
स्वस्थ स्तर का सही ज्ञान नहीं होता है। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तनों में सहचर्य दिखाई पड़ती है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है। अब दूसरे शब्दों में विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रगतिशील वास्तविक आय उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। और यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात एक और जहां प्रभावित उच्च आय और उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों यानी मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना होगा और उचित प्रशिक्षण पाकर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाले परिसंपत्ति बन जाएगी और साथ ही यह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन को सुनिश्चित कर देगी। मानव पूंजी यानी शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध को स्पष्ट निरूपण कठिन है, और किंतु इसके सारणी में हम देख सकते हैं, जैसे सारणी में दिया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास के चुने हुए कुछ सूचक हैं और ये कुछ जो स्रोत लिए हैं आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय से ये स्रोत लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये हैं, तो 1951 में था 7,651 और उसके बाद 2016 से 2017 में था 77,659 और वहीं अशोधित मृत्यु दर यानी प्रति हजार संख्या में कितना है, तो 1951 में 25.1 था और 2016 से 2017 के बीच 6.3 था। और वहीं उसके बाद शिशु मृत्यु दर में देखें तो शिशु मृत्यु दर में 1951 में 146 था, तो 2016 से 2017 के बीच 33 थी। उसके बाद जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी वर्षों में पुरुष और महिलाओं की, तो पुरुष में 1951 में था 37.2 था और महिलाओं में 36.2 और वहीं 2016 से 2017 में यह 67 था पुरुषों में और महिलाओं में 70 था। और साक्षरता दर परसेंटेज में था 1951 में 16.67 और वहीं 2016 से 2017 में था 76 था। उसके बाद ये जिस सारणी को हम देखे हैं ये दोनों क्षेत्रों में साथ साथ समृद्धि हुए हैं इनके माध्यम से, और संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र का समृद्धि को सहारा भी दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि ज्ञान की परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और बिग डेटा, उसके बाद मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरतें और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हो। और जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वास्थ्य आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी से बढ़ते उद्भव, संक्रमण, महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रमण, रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुत विषयक अधिगम की आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं और मानकीय और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। और इस नीति का दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगी।
और जैसे यहाँ ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के कुछ देखें तो भारत में पिछले 2 दशकों से सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। अब तो उद्यमी, नौकरशाही और राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है। और कुछ ग्रामीणों द्वारा ईमेल के प्रयोग के उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जाता है। और इसी प्रकार से ई प्रशासन को भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यमान तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं मानव विकास कैसे सक्षम होगी, और इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मानव पूंजी और मानव विकास के बारे में। ये दोनों परिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही प्रतीत होते हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर होते हैं मानव पूंजी और मानव विकास में। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा व स्वास्थ्य को, श्रम को उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। जो मानव पूंजी है, ये मानव पूंजी की जो अवधारणा है शिक्षा व स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम मानती है। और मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने तथा सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन करने की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। और मानव पूंजी का विचार मानव की किसी साध्य की प्राप्ति के साधन मानता है, और यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। और इस मत अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है, और अगर उससे वस्तु और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न हो। और मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इसके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाते हैं। और इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है। उसके बाद भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति के बारे में देखें तो इस खंड में हम भारत के मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य स्थल प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सूचना निवेश पर का परिणाम है। और इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्थाएं संघीय है, और इसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि है। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों, दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। और इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय 3 ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वाहन किया गया है। और स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है, उसमें देखेंगे। और अतः यहाँ हम केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण ही करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकताओं पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है, और इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी व सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहाँ आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती है, तो इससे पहले के बच्चों को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए और पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी हो। और यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागत के विषय में पूर्ण जानकारी ही नहीं होती है। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्था एक अधिकार प्राप्त कर लेती है और शोषण करने लगती है। यहाँ सरकार की भूमिकाओं का एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवा ये देने तथा उनकी उचित कीमत उगाने को बाध्य करे। और भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही है। और भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती है। जब बुनियादी शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को सरकार ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करे। 80% साक्षरता और भारतीय को ये औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि भी कर रही है। उसके बाद शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि देखें तो क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को 2 प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसे पहला है कुल सरकारी व्यय में कितना प्रतिशत, दूसरा सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है और सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षणिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया और इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़ाकर 4.13% हो गया। इस संपूर्ण समय अवधि में शैक्षणिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है, इसमें अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी यानी धर्मार्थ संस्थाओं के शैक्षणिक व्यय को शामिल कर ले तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर या तृतीय शैक्षणिक संस्थाओं जैसे यानी उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे कि महाविद्यालय हो गए और बहुतकनीकी संस्थाएं और विश्वविद्यालय आदि हो गए, उन पर होने वाला व्यय सबसे कम है। यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया जाए और जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो उससे हमें उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशिक्षण और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। वर्ष 2014 से 2015 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाली सार्वजनिक व्यय में राज्यों के काफी बीच अंतर है और जहां हिमाचल प्रदेश में इसका उच्चतर स्तर 34,006 से 51 रुपये है, वहीं बिहार में यह मात्र 4,088 रुपये है। और इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा का अवसरों और शैक्षणिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है। विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसकी अपर्याप्त समझ में आ सकती है। और शिक्षा आयोग ने 1964-1966 में अपने सिफारिश दी थी। अपनी सिफारिश की थी और उसमें शैक्षणिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करने के लिए किया जाने के लिए कहा था। और वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया, जिससे अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त की शिक्षा प्रदान की जाती है। और 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापसे मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। और सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर भी की तुलना में वांछनीय वर्तमान 4% व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6% के तक लक्ष्य पहुंचने की आवश्यकता है, जैसे कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकार लगान भी प्रारंभ कर दिया है और शिक्षा उपकार से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा गया है।
और साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी एक विशाल धनराशि स्वीकृति कराने की बात की है और उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना की भी घोषणा की गई है। उसके बाद देखते हैं भारत में शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में। सामान्यतः किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता दर स्तर और प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। सारणी 4.2 में भारत की इन दौरों को 2 दशकों की आंकड़ों में भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया गया है भारत के शैक्षणिक उपलब्धियों में, तो यहाँ विवरण में दिया गया है कि वयस्क साक्षरता दर यानी 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरों का प्रतिशत कितने हैं इसके बारे में दिया गया है। जैसे कि 1.1 पुरुष में 1990 में 62 था और वर्ष 2000 में 68, 2011 में 69, 2015 में 82 और महिलाओं में 1.2 महिलाएं 1.2 महिलाएं यानी ये वयस्क साक्षरता दर है, यानी 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरों का प्रतिशत है। तो महिलाओं में 1.2 में 2090 में था 38 और वर्ष 2000 में 45 था और 2011 में 59 और 2015 में 66। उसके बाद वहीं प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर संवर्धन वर्ग प्रतिशत के हिसाब से तो पुरुषों में 2.1 पुरुषों में 1990 में 78 था, वर्ष 2000 में 85, 2011 में 92 और 2015 में कितना था 93 था। और 2.2 महिलाएं में 2.2 महिलाओं में 1990 में 61 था, वर्ष 2000 में 69 और 2011 में 94 और वर्ष 2015 में 96 था। और फिर युवा साक्षरता दर यानी 15 वर्ष से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन वर्ग की पुरुषों और जो युवा साक्षरता दर है पुरुष महिलाएं दोनों को 15 से 24 से आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत के हिसाब से, जैसे 3.1 पुरुषों में 2090 में 77 था और वर्ष 2000 में 80, 2011 में 90 और 2015 में 93 था। और वहीं 3.2 महिलाओं में 1990 में 54 और वर्ष 2000 में 65 और 2011 में 82 और 2015 में 90 है। उसके बाद भविष्य की संभावनाएं के बारे में देखें तो सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। और भारत की संविधान सभा में 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। अब इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक 100% साक्षरता दर हो गई होती। उसके बाद देखते हैं लिंग समानता पहले से बेहतर के बारे में। अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर कम हो रहा है, जो लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं, जैसे कि शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्री और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति अनुकूल प्रभाव डालती है। और अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के लिए अपने प्रयासों में शिथिलताएं नहीं आने देनी चाहिए और अभी हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें को भी पार करनी है। उसके बाद भारत में देखें उच्च शिक्षा लेने वाले की कमी के बारे में, तो भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 से 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक और ऊपर अध्ययन किया गया हो और युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19% थी। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगारी है और जो युवा ग्रामीण महिलाएं थी और इसके
विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3.6% बेरोजगार थे। अवधि के श्रम बल सर्वेक्षण 2017 से 2018 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहां पढ़े रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सके। और जब कम पढ़े लिखे लोगों में ऐसे तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का 1:12 अनुपात बेरोजगार है। और ऐसा क्यों है? निष्कर्ष के तौर पर देखें तो मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक के सामाजिक लाभों से तो सभी परिचित हैं और भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समता की प्राप्ति भी हो सके। और भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। समय की मांग है कि गुणवत्तात्मक में सुधार करे तथा इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करे और इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके। उसके बाद पुनरावर्तन में देखें, शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है और इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ती हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समय और समझ बूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा की गए हैं। उसके बाद शिक्षा में निवेश कार्य स्तर प्रशिक्षण स्वास्थ्य प्रवचन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। भौतिक पूंजी की संकल्पना मानव पूंजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है। पूंजी निर्माण के दोनों प्रकारों के कुछ समानताएं और कुछ विषमताएं भी है। मानव पूंजी निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है और मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्य के कल्याण के लिए अभिन्न है क्योंकि अब लोगों के पास पढ़ने और लिखने तथा दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन को योग्यता होगी और तभी वे उन मूल्यों का मापन करने में सक्षम होंगे जिनको वे महत्व देते हैं। और कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को भी दर्शाता है।